मुझे नहीं पता कि डरावनी कहानियाँ क्या होती है। आमतौर पर वे कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़े कर दें, लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी ऐसी कहानियाँ नहीं सुनी। खैर, मेरी ओर से ये अनुभव है, कहानी नहीं। मैं और मेरा दोस्त दीपक और तापीश रात 11 बजे सड़क पर घूम रहे थे। यह हमारा डेली शेड्यूल था। हमारे लिए हमारे शहर के सड़कों पर घूमना हमारी आदत हो चुकी थी। तो ये हमारे हाई स्कूल के दिनों की बात थी। हमारे शहर के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक विधवा औरत रहती थी, जिसकी किसी ने गला घोंट के हत्या कर दी थी। वह चाय और समोसे बेचा करती थी। एक शाम मैं अपने कोचिंग से वापस घर को आ रहा था, तब मैंने उसका चेहरा देखा, पीला सफ़ेद, जो कि 20 से ज़्यादा पुलिस वालों से घिरा हुआ था। मैंने यह देखा और मैं डर गया, क्योंकि मैं तब सिर्फ 17 साल का था। मैंने तब तक किसी की डेड बॉडी नहीं देखी थी। दिन बीतते गए, लोग उस महिला के अस्तित्व को भूल गए और उसकी चाय की दुकान एक कूड़ेदान में बदल गई। मैं भी उस घटना को भूल गया था और हमारे दिन सामान्य रूप से बीतने लगे। सर्दियों के एक बहुत ही ठंडे दिन में हम तीनों दोस्त घने कोहरे में घूम रहे थे और उस ठंडी हवाओं से कांप रहे थे। हम गर्लफ्रेंड और फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, जो कि उस समय हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार था। हम चलते चलते उसी रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे। दीपक ने एक चूल्हा देखा जिसमें कुछ आग बुझी हुई थी। हम तुरंत उसके चारों ओर बेंच पर बैठ गए और अपने बातों में मशगूल हो गए। ठंडी हवा असहनीय थी, लेकिन हमारी बातचीत भी दिलचस्प थी। आग बुझ गई। हमने अपने अपने घर जाने का फैसला किया, क्योंकि तब तक सर्दियों के 11 बज चुके थे। तब अचानक झोपड़ी से एक आवाज़ आई, बैठो बेटा, मैं आग जला देती हूँ। और हम फिर रुक गए और दोबारा अपनी बातों में बिजी हो गए। करीब 5 मिनट बात करने के बाद मैं अचानक खड़ा हो गया। मेरा पूरा बदन कांप रहा था, लेकिन ठंड की वजह से नहीं। दीपक ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा, तुमने वो चाय बेचने वाली आंटी याद है जो सितंबर में मारी गई थी? क्या उनकी छोड़ी हुई दुकान है? यहाँ कोई नहीं बैठता और ये जो आवाज़ आई थी ये उनकी ही थी। यह शब्द कहते हुए मैं अपने घर की ओर दौड़ने लगा और वे दोनों कोहरे में गायब हो गए। अगले दिन हमने उस जगह को दिन के उजाले में देखा। यह जगह पूरी तरीके से जर्जर थी, जिसमें धूल से ढका हुआ चूल्हा और टूटी हुई बेंचें थी, जहाँ हम लगभग 1 घंटे तक बैठे रहे। उसकी हत्या का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वह रात वाकई बहुत बुरी थी, जिसके बाद हमने देर रात तक घूमना बंद कर दिया था। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। मेरी दादी मूल रूप से एक दूर दराज गांव से है, जो मेन सिटी से लगभग 2 घंटे की दूरी पे है। मैं 12 या 13 साल का था जब मेरी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हुई थी, इसलिए मेरी माँ और मेरी मौसी ने मेरी बहन और मुझे उस गांव में ले जाने का फैसला किया। अब सबसे पहले उस जगह के बारे में बता देता हूँ। यह जगह बहुत हरी भरी थी। इसमें बहुत सारे पेड़ और झाड़ियाँ थी। हर फैमिली के पास अपना निजी तालाब होता था। वहाँ की आबादी इतनी कम थी कि अगर सभी एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, आप 1 मिनट में उनकी गिनती पूरी कर सकते हैं। यह तस्वीर वहीं की है। अगर आप इसे जूम करते हैं तो आप इस अधूरी इमारत को देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि यह भूतिया है और इसलिए कोई भी इसका निर्माण पूरा नहीं कर पाया। मेरी बहन और मैं यह सब समझने के लिए बहुत छोटे थे, इसलिए हमें उस इलाके में जाने से मना कर दिया गया था। लेकिन हम तो आम जिद्दी बच्चे थे। जब हमने मना शब्द सुना तो हमें पता चल गया कि हमारा अगला मिशन क्या है। एक दोपहर जब सब लोग खाना खा के सो गए थे, मैं और मेरी बहन चुपके से घर से बाहर निकले और खेलने के बहाने वहाँ चले गए। यह 2 मंजिला इमारत बनी थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह अधूरी थी, इसलिए केवल कुछ सीढ़ियाँ ही बनाई गई थी। हम वहाँ मौज मस्ती कर रहे थे, तभी हमें एक तेज आवाज़ सुनाई थी। हम डर गए और हमें पता लगा कि अब भागने का समय आ गया है। लेकिन जैसे कि हम भागने की कोशिश कर रहे थे, मेरी बहन अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गई। यह देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बीतते मिनट के साथ वह भारी होती जा रही थी।
हम दोनों ने कुछ धार्मिक मंत्रों का जाप किया जो हमें सिखाए गए थे, और आश्चर्यजनक रूप से मेरी बहन पूरी तरह से सामान्य हो गई। फिर हमने बिना समय बर्बाद किए वहाँ से निकल के घर की ओर आ गए। हमने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर हम बहुत डरे हुए थे, क्योंकि यह एक गांव है, इसलिए लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते भी हैं। यहाँ सूरज ढलते ही तुरंत अंधेरा हो जाता है। तो हमें रात का खाना खिलाने के बाद मेरी माँ ने हम दोनों को सोने के लिए ऊपर के कमरे में भेज दिया। हमने उन्हें लाइट चालू रखने के लिए कहा, लेकिन माँ ने मेरी बात नहीं सुनी और लाइटें बंद कर दी। लेकिन हमारे बहुत बोलने के बाद उन्होंने बालकनी की लाइटें चालू रखी। फिर वो नीचे चली गई और यहाँ डर के मारे हमारा बुरा हाल हो गया था। हम चादर को सर तक ओढ़े हुए पड़े हुए थे। हम सोने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार था। चादर के अंदर से ही मुझे महसूस हुआ कि बालकनी के बाहर कोई खड़ा है। मैं 5 मिनट से ज़्यादा समय तक उस चीज़ को देख रहा था। मैंने अपनी बहन को इशारा किया कि वह उसे देखे। हमने चादरें नीचे की। हम दोनों को वहाँ कोई खड़ा दिख रहा था। वो जो भी था, उसका चेहरा हमारी ओर था। हमें एहसास हुआ कि यह कोई महिला थी, क्योंकि हम लंबे लहराते हुए बाल देख सकते थे, जैसे कि बाहर हवा चल रही हो। हम मदद के लिए चिल्लाने ही वाले थे कि हमने एक आवाज़ सुनी, चिल्ला कर नॉय ना होले आर बीच थाकबी ना। मतलब चिल्लाना मत, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम शायद उसके बाद बेहोश हो गए। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। जब भी मैं माँ से पूछता हूँ कि उस रात क्या हुआ था, तो वो हमेशा इस बात को टाल देती है। इस बात के 6 साल गुजर गए हैं। मैं फिर से इस जगह पहुँचा हूँ और मुझे ये कहानी पता चली कि इस इमारत में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से इसे हॉन्टेड कहा जाने लगा। यह कुछ साल पहले मेरे पापा द्वारा सुनाई गई कहानी है। मेरे पापा वर्तमान में एक रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर हैं। वह मानिकपुर के पास एक गांव में पोस्टेड है। हमारा होम टाउन मोहदा हमीदपुर में है, जहाँ से वह ट्रेन से उस गांव में जाते थे। तो सर्दियों की एक रात वह गांव के उस स्टेशन पर पहुंचे। जब ट्रेन स्टेशन पर आई, उस वक्त रात के करीब 2:30 बज रहे थे, क्योंकि रात बहुत ठंडी थी और उस रात ट्रेन से उतरने वाले यात्री बहुत ही कम थे। वो स्टेशन में निकलने वाला आखिरी इंसान मेरे पापा थे, क्योंकि कोई उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए लेने आने वाला था। इसलिए उन्होंने स्टेशन के बाहर इंतजार करने का सोचा। उन्होंने देखा कि वहाँ एक पेड़ है, जिसके नीचे कुछ लोग कंबल ओढ़े हुए हैं और अलाव के चारों ओर बैठकर खुद को ठंड से बचा रहे हैं। इसलिए पापा ने वहाँ जाने और उनके साथ बैठने का फैसला किया, जब तक कि कोई उन्हें लेने नहीं आता। उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे वह उन लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी लंबाई असामान्य रूप से बढ़ती जा रही है। उनके चेहरे धुंधले थे। पहले तो पापा ने सोचा कि यह एक भ्रम हो सकता है, क्योंकि वह उस समय थोड़े थके हुए थे और वो थोड़ी नींद में भी थे। लेकिन जैसे जैसे वह उनकी ओर बढ़े, उनकी लंबाई पहले की तरह बढ़ती जा रही थी। इसलिए उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उन्होंने अपने कदम वापस स्टेशन की ओर खींच लिए। बाद में उन्होंने देखा कि आग के चारों ओर बैठे हुए लोगों की कमर अचानक मुड़ गई और सब पीछे की ओर लुढ़क गए। पापा इस घटना से घबरा गए और तुरंत हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। कुछ समय के बाद एक आदमी उन्हें लेने आया। मेरे पापा ने उन्हें सब कुछ समझाया और उन्हें वहाँ जाने के लिए कहा जहाँ पर वो लोग बैठे थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ सिर्फ एक पेड़ है। वहाँ ना तो आग थी और ना ही लोग थे, कुछ भी नहीं। उसने मेरे पापा को बताया कि स्टेशन के पास यह एक कब्रिस्तान है और वो पहले इंसान नहीं है जिन्होंने ऐसा कुछ होते हुए देखा है।